चलो हम आगे का जो चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 5 में आगे का जो टॉपिक बाकी था, तो इसमें है वाटरवेज अभी। तो हमने पहले रोडवेज, बराबर, उसके बारे में हमने सब जानकारी, नेशनल हाईवे नंबर का वो सभी जानकारी लिए, विलेज रोड, फिर डिस्ट्रिक्ट रोड, बराबर, नेशनल रोड, फिर इंटरनेशनल। तो अभी हम देखेंगे वाटरवेज। इन इंडिया वाटरवेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इनएक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इनएक्सपेंसिव यानी क्या, सस्ता। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर पेरेनियल रिवर्स। हैंस पेरेनियल रिवर्स यानी कि 12 मास बहने वाली नदियाँ। तो hence perennial rivers, hence steamers, boats are used to transport passengers and goods throughout the year. International trade and traveling for pleasure can be carried out via the waterways. तो भारत में यानी व्यापार के समुद्री जलमार्ग जो है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनएक्सपेंसिव और बहुत सस्ता भी है। तो इस मार्ग के द्वारा हम देश के अलग अलग जितने भी पोर्ट्स है, बंदरगाह जो है, तो बंदरगाह के माध्यम से हम विदेश के साथ व्यापार हो सकता है और मुसाफरी भी हो सकती है। तो इस तरह अपने इंडिया में जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो है, तो ये जो नदियाँ जो है 12 महीने पानी इसमें रहने के कारण, मतलब 12 महीने ये नदियाँ बहती है, इसीलिए यहाँ छोटे स्टीमर और बोट द्वारा हम मुसाफरी और दूसरा ट्रेडिंग यानी कि व्यापार भी हम कर सकते हैं, माल जो है दूसरी जगह पर लेकर भी जा सकते हैं। अब उसके बाद है एयरवेज। तो एयरवेज में देखिए, in the present times airways are used to reach from one place to another within a short span of time. शॉर्ट स्पेन यानी कि बहुत कम समय में। एयरपोर्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द सेफ टेक ऑफ एंड टेक ऑफ द एरोप्लेन्स। टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी क्या, विमान चढ़ना फिर उतरना। तो द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर लोकेटेड इन अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम. Indian Airlines provides the service for domestic travel and Air India provides the service for international travel. Apart from these, private airlines also function as an important means of ट्रैवल बाय एयर। तो देखो अभी प्रेजेंट टाइम में जो है, मतलब इस टेक्नोलॉजी युग में हम बहुत जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम क्या करते हैं, हवाई मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, एयरपोर्ट का। तो इसका ज़्यादा उपयोग हो रहा है। तो विमान को चढ़ने उतरने के लिए हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट बनाया जाता है, बराबर। जैसे रेलवे स्टेशन होता है, बस स्टेशन होता है, वैसा ही एयरपोर्ट का यानी एरोप्लेन हेलीकॉप्टर के लिए एयरपोर्ट होता है वैसा। तो अभी हमारे यहाँ हमारे देश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में आया हुआ है। फिर उसमें इंडियन एयरलाइन जो है, इंडियन एयरलाइन संस्था जो है, डोमेस्टिक ट्रैवल यानी क्या, अपने ही मतलब आंतरिक हवाई मुसाफर यानी अपने ही देश में, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए इंडियन एयरलाइंस वो हमें सेवा दिलाती है, मतलब वो हमें प्रोवाइड करती है अलग सब टिकट एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए है। फिर उसके बाद एयर इंडिया जो है इंटरनेशनल ट्रैवल यानी कि आउट ऑफ कंट्री में जाने के लिए, मुसाफरी करने के लिए इंडियन एयरलाइन जो है वो हमें हवाई जहाज़ का मतलब एयरवेज का सेवा देती है। और दूसरी बात ये है, इसके अतिरिक्त अगर हम हमारा खुद का जो निजी हवाई जहाज़ होगा, बराबर, हाँ, एरोप्लेन हो, हेलीकॉप्टर होगा, तो वैसे प्राइवेट कंपनियों का भी ऐसे मान्यता दी गई है। अब उसके बाद है नेक्स्ट रोपवे। तो अभी रोपवे यानी क्या, उड़न खटोले, यहाँ नीचे इमेज दिया हुआ है ऐसा, ये दिख रहा है ना, ये वाला उड़न खटोले, बराबर। तो जहाँ पर रोडवे भी नहीं होगी, वाटरवे भी नहीं होगा, बराबर, रेलवे मार्ग भी नहीं होगा, तो उस समय फिर ऐसे रोपवे का, जैसे पावागढ़ अंबाजी जो बोलते हैं, तो वहाँ पर कुछ भी रोड बनाने के लायक नहीं है, वहाँ पर सारे माउंटेन्स ही होते हैं, इसीलिए फिर उड़न खटेले जो होते हैं, तो उस तरह और रोपवे द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इन द माउंटेन रीजन्स वेयर रोड्स और एयरवेज कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, देन देयर रोपवेज आर कंस्ट्रक्टेड। तो ऐसे माउंटेन रीजन है, पर्वतीय प्रदेश होते हैं जहाँ रोडवे बनाना, बराबर, दूसरा कोई भी हम रेलवे ट्रैक जो भी बनाना वो संभव नहीं है, तो इस तरह इसीलिए वहाँ पर रोपवे का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो व्हाट आर द रोपवेज कंस्ट्रक्टेड इन गुजरात। तो अपने गुजरात में कहाँ कहाँ पर रोपवेज आया हुआ है वो हमें बताना है। तो वो आएगा, अंबाजी आएगा, पावागढ़ आएगा, फिर सापुतारा, गिरनार, ये सभी जगह आया है। अब इसके अलावा रोपवेज आर कंस्ट्रक्टेड द एट राजगीर इन बिहार एंड इन मेनी प्लेसेस ऑफ हिमालयास। तो रोपवे की सुविधा जो है, मतलब रोपवे का निर्माण जो है अपने यहाँ बिहार के राजगिरी में भी है और फिर हिमालय के वहाँ माउंटेन्स रीजन में वहाँ पर भी है। तो इस तरह हमारे यहाँ 5 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो आपको मैं 5 चैप्टर का वर्कशीट सेंड कर दूंगी। अब हम आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 6, तो मुगल एम्पायर, गोल्डन एज एंड डाउनफॉल। तो हम चैप्टर नंबर 6 जो है मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर, गोल्डन एज एंड डाउनफॉल। गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग, डाउनफॉल यानी उनका पतन होना, धीरे धीरे अस्त होना। तो देखो, Jallu family went on a tour to Delhi. Palak gave the album of snaps taken during the tour to her class teacher.
तो एल्बम ऑफ स्नैप्स यानी कि एल्बम के कुछ फोटो कुछ झलक दिखाए। तो ही शोड इट टू द स्टूडेंट्स। वन क्वेश्चन वाज रिटन अंडर इच पिक्चर। Looking at one of the pictures, student asked the teacher's question, why is this lady in the picture pulling the chain of the bell? The teacher answered that this picture gives a glimpse of the system of justice during the Jahangir's period. तो ग्लिम्स यानी कि एक झलक, फिर जस्टिस यानी न्यायतंत्र का, यानी जहांगीर के पीरियड का, यानी जहांगीर के समय के न्याय की व्यवस्था की झलक। तो वी विल गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट मुगल रूलर्स टुडे। तो जल्लू की जो फैमिली जो थी दिल्ली के मतलब टूर पर निकले थे, फिर उसने फिर वहाँ पर जो जहाँ जहाँ पर भी घूम कर आए, तो उन्होंने एक छोटा सा अलग अलग एक एक फोटो खींच कर उन्होंने एक छोटा सा एल्बम बना दिया और वो वर्ग शिक्षक यानी अपने क्लास टीचर को दिखाए। फिर उन्होंने ये चित्र छात्रों को यानी स्टूडेंट्स को भी दिखाए। फिर प्रत्येक चित्र के नीचे एक एक प्रश्न दिया हुआ था, एक एक क्वेश्चन। तो इस चित्र को देखकर फिर स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन हुआ, स्टूडेंट्स के मन में। फिर उन्होंने अपने टीचर से पूछा। फिर यहाँ क्वेश्चन दिया है कि उसमें एक लेडी जो है, एक औरत जो है, महिला, तो क्या पुलिंग द चेन यानी जंजीर खींच रही है, वैसा इमेज दिख रहा है। तो हमें यहाँ पर इस चित्र में यहाँ पर भी हमें भी यहाँ दिख रहा है, देखो ये वाला इमेज बराबर। तो इसमें ये लेडी जो है ये बेल यहाँ से मतलब एक जंजीर खींच रही है। तो ये किस लिए खींच रही है? तो फिर क्लास टीचर ने फिर उनको उत्तर देते हुए कहा कि ये जो इमेज जो है मुगल एम्पायर के जो मतलब मुगल एम्पायर के शासक जो थे जहांगीर, रूलर जो थे जहांगीर, तो उस समय की न्याय व्यवस्था की वो ग्लिम्स यानी एक झलक दिखाए। तो इस तरह उन्होंने फिर मुगल एम्पायर के बारे में आगे की जानकारी देते उनको फिर बताए कि नेक्स्ट सेकेंड पैराग्राफ। आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर द मोस्ट पावरफुल रूलर एंड इन्फ्लुएंशियल रूलर, पावरफुल यानी शक्तिशाली और इन्फ्लुएंशियल यानी प्रतिभाशाली शासक, ruler of the Mughal dynasty. Jahangir ascended the throne of Delhi. The Mughal kingdom was extended far and wide during this period. Extended यानी कि पूरा विस्तार होना, बहुत बड़ा साम्राज्य बनना। There was peace in the state. Peace यानी कि शांति. After him, during Shahjahan's reign, many monuments were built. Monuments यानी कि स्थापत्य, निर्माण कार्य, जैसे अलग अलग भवन मंजिल। तो मेनी ऑफ दीज वर वर्ल्ड फेमस मोनूमेंट्स ऑफ अनपैरेलल्ड मैग्निफिशेंस। अनपैरेलल्ड यानी कि बेजोड़, मैग्निफिशेंस शानदार, शानदार, तो यानी बेजोड़ शानदार ऐसे स्थापत्य। तो ड्यूरिंग इज रेन द मुगल डायनेस्टी वॉज स्टेबिलाइज्ड। स्टेबिलाइज यानी का मतलब वहाँ पर परमानेंट हो जाना, स्थायी हो जाना। तो लेटर ऑन ड्यूरिंग औरंगजेब्स रूल द एम्पायर एक्सटेंडेड बट इट लेड टू द फॉल ऑफ द एम्पायर टू। लेड टू द फॉल यानी क्या, पतन होना, डिस्ट्रॉय हो जाना। तो लेट अस लर्न अबाउट द सम मेजर इंसिडेंट्स यानी कि कुछ घटनाएं दैट ऑक्यूर्ड ड्यूरिंग जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब्स पीरियड। तो अभी मुगल शासक यानी मुगल रूलर में जैसे अकबर जो थे तो सबसे पावरफुल और प्रतिभाशाली शासक थे। तो अकबर का निधन हुआ यानी उनका डेथ हुआ, उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन आए थे? फिर उनका जो नेक्स्ट जहांगीर जो है उनका लड़का, वो दिल्ली की राजगद्दी संभालने के लिए फिर वो आए। फिर उसने फिर उनके समय में उन्होंने मुगल साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार किया, मतलब बहुत सारे साम्राज्य को उन्होंने, राज्य को जीत लिए। फिर राज्य में शांति देखने को मिली। फिर उसके बाद कौन आए? आफ्टर ड्यूरिंग शाहजहां, तो उनके बाद कौन आए? फिर शाहजहां आए। तो उन्होंने फिर अपने शासनकाल में बहुत बड़े तौर पर, बराबर विशेष तौर पर यहाँ दिया है, मैनी मोनूमेंट्स वेर बिल्ट, बहुत सारे उन्होंने निर्माण कार्य करवाया। और बहुत सारे जो फेमस मोनूमेंट्स, ऐसे विश्व प्रख्यात बहुत सारे नमूनेदार स्थापत्य भी बनवाए। तो इस तरह यानी बेजोड़ शानदार स्थापत्य उन्होंने बनवाया। तो इस तरह उन्होंने, तो उनके समय मुगल का सत्ता जो है स्थायी हो गया, यानी परमानेंट तो हो गया। फिर उसके बाद शाहजहां के बाद फिर उनका लड़का जो है औरंगजेब, तो उन्होंने फिर उनके चले जाने के बाद फिर औरंगजेब आए। फिर उन्होंने सत्ता किया यानी शासन किया। तो उन्होंने भी अच्छे से साम्राज्य को तो मतलब अच्छे से विस्तार तो किया, पर लेकिन क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे फिर उन्होंने शासन तो अच्छा किया, पर धीरे धीरे फिर शासन का धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते भी गए। मतलब क्या, यानी उनका शासन जो है साथ में पतन यानी अवनति की तरफ भी धीरे धीरे बीज बोता गया। तो इस तरह के मुगल शासक के समय के जो जहांगीर है, शाहजहां है और औरंगजेब का कुछ महत्वपूर्ण इंसिडेंट यानी कुछ घटनाएं हम आगे देखेंगे। अब इसमें देखो फर्स्ट वन है यहाँ जहांगीर। तो 1605 टू 1627 मीन्स 22 ईयर्स। तो देखो आफ्टर द डिमाइज ऑफ अकबर हिज सन सलीम एस्यूम्ड, डिमाइज मतलब क्या, डेथ। तो हिज सन सलीम एस्यूम्ड द नेम ऑफ जहांगीर, कंक्वेयर ऑफ द वर्ल्ड। कंक्वेयर ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया को जीतने वाला, कंक्वेयर यानी जीतने वाला। एंड असेंडेड द थ्रोन इन 1605 सी। तो अकबर के अवसान के बाद फिर 1605 में उन्होंने सलीम नाम का जो लड़का था, यानी जहांगीर का ही, सॉरी सलीम नाम का, यानी उसका पुत्र जो था जहांगीर, यानी जहांगीर मतलब क्या है, सलीम जो है वो जहांगीर का ही नाम है।
तो सलीम नाम उसका था, पर उसने फिर राजगद्दी सँभाल लिया, इसीलिए फिर उन्होंने अपना नाम जो है चेंज किया जहांगीर करके। तो जहांगीर का अर्थ क्या होता है? दुनिया को जीतने वाला। तो सलीम के नाम से जहांगीर का नाम धारण करके फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए आया, मतलब शासन करने के लिए 1605 में। तो प्रिंस खुसरो रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम एंड सो जहांगीर इम्प्रिजन जेल किया। तो प्रिंस यानी राजा खुसरो जो है उनका विद्रोह किया, रिवोल्टेड यानी कि उनके सामने विरोध किया, विद्रोह किया। तो इसलिए फिर जहांगीर ने उसको क्या किया, मतलब बंदी बना के उनको जेल में डाल दिया। तो जहांगीर एक्यूज सिख गुरु अर्जुन सिंह ऑफ हेल्पिंग खुसरो एंड सो सेंटेंस हिम टू डेथ। तो उसने सिख गुरु जो अर्जुन सिंह जो थे, तो अर्जुन सिंह ने खुसरो की मदद की थी। तो ऐसे आरोप के तहत उन्होंने फिर क्या किया, सिख गुरु यानी सिख गुरु उनके दरबार के ही व्यक्ति थे, एक सेना के। तो उन्होंने फिर वो जहांगीर की अनुमति के बिना फिर प्रिंस खुसरो को तो जहांगीर ने मतलब इम्प्रिजन किया, जेल किया, कैद किया। तो फिर ये जो जहांगीर का जो नीचे जो सिख गुरु अर्जुन सिंह जो थे, उन्होंने फिर जहांगीर को बिना बताए उनको कुछ मदद किए थे। तो ये बात जानकर उन्होंने फिर क्या किए, जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन सिंह को फिर वध किया, यानी क्या किया, उनको मार दिया। तो ड्यूरिंग जहांगीर रेन हॉकिंग एंड थॉमस रो विजिटेड इन इंडिया एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड एंड साउथ परमिशन टू ट्रेड इन इंडिया। तो जहांगीर के समय में इंग्लैंड के और फिर यानी इंग्लैंड के जो रिप्रेजेंटेटिव यानी कि मुख्य प्रतिनिधि जो थे, जैसे क्लास के जो मेन मॉनिटर, तो वैसे तो इंग्लैंड के जो मुख्य प्रतिनिधि जो थे उनके रूप में जो हाउकिन और थॉमस जो थे, वो दोनों व्यक्ति अपने इंडिया में भारत यानी इंडिया में आए थे। फिर यहाँ पर व्यापार करने के लिए उन्होंने मतलब व्यापार करने का किसके सामने प्रस्ताव रखा था, जहांगीर के सामने उन्होंने प्रस्ताव यानी शॉर्ट परमिशन, यानी क्या व्यापार स्टार्ट कर सकते कि नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने प्रस्ताव लेकर आए थे। तो जहांगीर्स वाइफ नूरजहां वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड एम्बिशियस। तो एम्बिशियस यानी कि महत्वाकांक्षा, बहुत कुछ मतलब यानी बहुत कुछ जीत सके और सभी जो उनके पास आए तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, इस भावना से। तो बहुत अच्छी थी। तो उनकी वाइफ जो है नूरजहां बहुत ब्यूटीफुल एंड बहुत सुंदर थी और महत्वाकांक्षी थी। तो मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द एम्पायर वाज हैंडेड बाय हर। तो राज्य का मोस्ट ऑफ जितना मतलब क्या पूरे जो शासन व्यवस्था जो है राज्य का शासन व्यवस्था, तो मोस्ट ऑफ कौन देखते थे, हैंडल करते थे, जहांगीर की वाइफ ही हैंडल करते थे। अब उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा, देखो यहाँ पर इमेज भी दिया है जहांगीर का। ओके, अब नेक्स्ट है उसके बाद है शाहजहां। तो यहाँ पर शाहजहां का इमेज दिया है ये। अब शाहजहां देखते हैं। तो शाहजहां 1627 टू 1658 मीन्स 31 ईयर्स उन्होंने शासन किया था। तो देखो, शाहजहां बिलीव दैट एग्रीकल्चर इज फंडामेंटल हर प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए नेशन। प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि, बराबर, अच्छा आवक मिलना। सो ही गिव प्राइमरी इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंटिन्यूड विद अकबर्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अकबर्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम यानी अकबर ने जो जमीन महसूल पद्धति का उन्होंने स्टार्ट किया था, जो शेरशाह ने उसमें सुधार किया था। फिर उसका ही फिर वही शासन फिर अकबर ने भी वही वैसे के वैसे ही फॉलो किया। फिर अकबर का ही वही फिर शाहजहां ने भी फॉलो किया। ही अपॉइंटेड हॉनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ऑफिसर। तो शाहजहां जो है, तो राज्य की उन्नति जो है उनका पूरा बेस जो है क्या है, एग्रीकल्चर। इसीलिए फिर वो एग्रीकल्चर को बहुत मानते थे, कृषि को बहुत, इसीलिए उन्होंने एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंट देकर फिर उनको आगे बढ़ाए। फिर अकबर का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है, जमीन महसूल पद्धति का, उन्होंने भी जारी रखा उसके लिए। फिर उसने अपने राज्य में हॉनेस्ट यानी ईमानदारी और मेहनत जो है, हार्ड वर्किंग, तो मेहनती जो अधिकारी है उनको उनको ही उन्होंने नियुक्ति की थी, अपॉइंट किए थे। तो शाहजहां established a new city near दिल्ली and named it शाहजहानाबाद. He constructed many grand buildings there. तो शाहजहां ने अपने पुराने जो दिल्ली जो है, मतलब दिल्ली के बाद उन्होंने शाहजहानाबाद करके एक शहर बसाया। फिर उसमें उन्होंने भव्य इमारतों का निर्माण भी करवाया था। In comparison to others, the Mughal Empire's income and revenue was more during Shahjahan's reign. Shahjahan constructed world-famous monuments like the Taj Mahal, Diwan-e-Am and Diwan-e-Khas in the Red Fort, Rang Mahal, Moti Masjid, Jama Masjid of Delhi, etc. तो देखने जाएं तो शाहजहां के समय में, मतलब उनके रूलिंग करते समय, यानी उनका जो जब उनका शासन करने का समय था, तो उस समय उनके मुगल शासन के समय में आय का प्रमाण यानी कि इनकम जो बहुत अधिक आती थी। तो इसीलिए उन्होंने, शाहजहां ने बहुत फेमस जैसे ताजमहल, बराबर, तो यहाँ दिया है फेमस जितने मोनूमेंट जैसे ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने कास, उन्होंने यानी दीवाने आम दीवाने कास जो है रेड फोर्ट के अंदर बनवाया, तो लाल किला। फिर उसके बाद रंग महल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क उन्होंने फेमस जितने कंस्ट्रक्शन जो है फेमस, तो वो सभी उन्होंने दिल्ली में बनवाया था।
और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा औरंगजेब। तो यहाँ है औरंगजेब, यहाँ दिया है। तो औरंगजेब 1658 टू 1707 मीन्स कितने ईयर्स हुआ, 49 ईयर्स। तो देखो, तो औरंगजेब्स मेमोरी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्प। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या, बहुत गजब की मेमोरी यानी यादशक्ति। तो ही वॉज वेल वर्स इन द अरेबियक एंड पर्शियन लैंग्वेजेस एंड हैड टू स्टडी द कुरान शरीफ इन डिटेल। तो औरंगजेब की जो याद शक्ति जो थी, मेमोरी पावर जो गजब की थी, तो उन्होंने अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज में उन्होंने मतलब उनकी, यहाँ देखो वेल वर्स्ड यानी कि उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, यानी वो बहुत अच्छे से वो भाषा को समझते थे। तो इसीलिए उन्होंने कुरान शरीफ का, यानी उन्होंने यहाँ दिया है देखो, हैड स्टडीड द कुरान शरीफ इन डिटेल। तो कुरान शरीफ जो ग्रंथ है, तो उनका बहुत अच्छे से डीपली उन्होंने उनका स्टडी किया था, अध्ययन किया था। औरंगजेब डिसलाइक आर्ट, म्यूजिक एंड पेंटिंग। औरंगजेब को आर्ट यानी कला, म्यूजिक यानी संगीत और पेंटिंग इसमें बिल्कुल रुचि नहीं थी। वीर दुर्गादास वैग्ड ए प्रोलॉन्ग्ड वॉर विथ औरंगजेब फॉर 25 ईयर्स इन ऑर्डर टू फ्री मारवाड़। तो वीर दुर्गादास जो है, तो मारवाड़ के राजा थे, मारवाड़ का राजा वीर दुर्गादास। तो मारवाड़ को स्वतंत्र करने के लिए हर बार वीर दुर्गादास ने औरंगजेब के साथ फिर 25 साल तक संघर्ष किया था। तो औरंगजेब ऑल्सो फॉट अगेंस्ट द शिया स्टेट्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा इन द साउथ फॉर 25 ईयर्स। फिर उसके बाद औरंगजेब जो है साउथ के साइड, यानी देखो यहाँ दिया है बीजापुर के सिया स्टेट्स और फिर साउथ के साइड जो गोलकोंडा जो है, उनको मतलब उनको अपने मतलब अपने राज्य में, मतलब अपने राज्य के साथ मिलाने के लिए बार बार 25 साल तक उन्होंने संघर्ष किया था। फिर नेक्स्ट इन महाराष्ट्र, शिवाजी इस्टेब्लिश द मराठा किंगडम इन द साउथ इंडिया एंड हैड कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स विद औरंगजेब। बराबर। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में जो शिवाजी जो राजा थे, बराबर, साउथ के मराठा राज्य के जो स्थापना किए थे, तो उनके साथ फिर उसके बाद उनके जितने भी, मतलब उसके बाद फिर साउथ के जितने भी थे, उनके साथ भी बार बार उनका फिर लड़ाई ही होता है। मतलब कुल मिलाकर उनको शिवाजी का जो महाराष्ट्र का जो किंगडम था मराठा साम्राज्य, उसको भी वो भी हासिल करना था, इसीलिए उनके साथ बार बार उनका युद्ध होता था। द जाट्स एंड सिख्स टू रिवोल्टेड अगेंस्ट द औरंगजेब। फिर जाट, तो जाट जाति के, मतलब जाट जो है, जाट वंश के लोग, वो फिर सिख जाति के लोग, तो उनके सामने भी बार बार उनका हर बार विद्रोह करते थे। तो इसीलिए औरंगजेब उनके सामने भी फिर बार बार विद्रोह करते थे और संघर्ष होता रहता था। इस तरह उनका फिर उनके साथ भी बिल्कुल बनता नहीं था। अब यहाँ से देखो, आफ्टर नोविंग अबाउट सम ऑफ द इंसिडेंट्स दैट occurred ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुगल एम्पायर्स जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब, नाउ लेट अस लर्न अबाउट द सोशल लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह मुगल एम्पायर में जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के शासनकाल में कुछ घटनाएं घटित हुई, उनके बारे में हमने अभी तक देख लिया था। अब उस समय के उन लोगों का सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ यानी सामाजिक जीवन के बारे में, फिर एडमिनिस्ट्रेशन शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी देखेंगे। तो देखो, फर्स्ट वन है सोशल लाइफ। तो सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द फ्यूडल सिस्टम ड्यूरिंग द मुगल एरा। फ्यूडल यानी कि सामंत व्यवस्था। द किंग एंड इज कॉटियस लेड ए लाइफ ऑफ प्लेजर एंड लग्जरी। प्लेजर एंड लग्जरी यानी कि बहुत अच्छे से सुख सुविधा से रहना, अच्छे से। द एम्परर्स एंड आमिर्स वेर फॉन्ड ऑफ एक्सपेंसिव क्लोथ्स एंड ज्वेलरी। आमिर करके एक सामंती लोग है, आमिर यानी सामंत के प्रजा के नाम। तो अबुल फजल हैज रिटन दैट अबाउट 1000 एक्सपेंसिव गारमेंट्स यूज्ड टू बी मेड फॉर द एम्परर एवरी ईयर। ड्यूरिंग दिस टाइम गुजराती ट्रेडर्स कंडक्टेड बिजनेस ऑन ए लार्ज स्केल एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स वेर इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड। इम्पोर्टेड यानी क्या, यानी वहाँ से इधर लेकर आना, एक्सपोर्ट यानी यहाँ से उधर चले जाना, व्यापार करना, वहाँ का माल इधर लेकर आना यानी इम्पोर्टेड हुआ, फिर यहाँ से वहाँ तक भेजना, वो एक्सपोर्टेड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ गुजरात। फेस्टिवल्स वेर सेलिब्रेटेड विद ए लॉट ऑफ पॉम्प एंड ग्रैंडर। During Jahangir's reign, Dasera was celebrated in a grand manner. Foreigners did not have the right to take away wealth from India. तो उनका सोशल लाइफ जो है, तो मुगल एम्पायर में पूरा मतलब जो पूरा सोसाइटी जो बेस जो है सामंत व्यवस्था पर ही मतलब डिपेंड था। तो राजमहल, फिर राज दरबार का जो वातावरण होता था, यानी देखो वहाँ एम्परर्स और आमिर जो है बहुत अच्छे से अच्छे अच्छे कपड़े और उनका जीवन जो है बहुत अच्छे से शानदार वो जीते थे। फिर उनके बाद एम्परर्स और आमिर यानी कि शाहजहाँ बादशाह जो होते थे, अमीर जो होते थे, वो बहुत कीमती कीमती मतलब ऐसे एक्सपेंसिव क्लोथ्स एंड ज्वेलरी, तो बहुत बड़े कीमती एवं ऐसे पोशाक और गहने वो सब पहनने का वो शौक था।
फिर अबुल फजल जो थे, तो अबुल फजल ने उन्होंने ऐसे लिखा था अपनी किताब में कि हर साल बादशाह के लिए, राजा के लिए लगभग 1000 जितने एक्सपेंस यानी मूल्यवान पोशाक तैयार किया जाते थे। तो उस समय गुजरात के जो व्यापारी थे, ट्रेडर्स जो थे, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ व्यापार करने आते थे, व्यापार करते थे। फिर उसके बाद गुजरात के जो पोर्ट्स जो है, बंदरगाह जो है, वो भी मतलब ज़्यादा ही मात्रा में यहाँ से कुछ चीज़ें वहाँ लेकर जाना, विदेशों में भेजना, फिर विदेशों से फिर वहाँ से कुछ चीज़ें यहाँ लेकर आना, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में चलता था। फिर जो भी फेस्टिवल्स होते थे, जो भी मतलब फंक्शन जो भी होते थे, वो बहुत बड़े धूमधाम से मनाते थे, यानी ग्रैंडर एंड पॉम्प, यानी कि बहुत बड़े धूमधाम से मनाते थे। तो जहांगीर के समय दशहरा का जो उत्सव जो था, दशहरा का जो फेस्टिवल जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। और कोई विदेशी अमलदार यानी जो बाहर से कोई मान लो विदेशी व्यापारी कोई यहाँ आते, हाँ, तो फॉरेनर्स डिड नॉट हैव द राइट टू टेक अवे वेल्थ, वेल्थ यानी कि पैसे। तो अगर मान लो कोई बाहर के विदेशी के जो व्यक्ति यहाँ अपने भारत में आते, तो भारत से जो जो भी कुछ वो धन प्राप्त करता था, उसको फिर वो अपने यहाँ देश में लेकर जाने नहीं देते थे। जो भी होता था उनकी कमाई, तो वहाँ से फिर वो पैसे यहाँ से लेकर नहीं, कुछ भी चीज़ें जो है वो खरीद कर लेकर जा सकते, पर पैसे यहाँ का जो भी है, कॉइन सिक्के जो भी है, तो वो यहाँ भारत से फिर अपने देश में वो लेकर जाने नहीं देते थे, ऐसे इस तरह ध्यान रखते थे। तो हम आज यहाँ पर इतने ही समझेंगे। नेक्स्ट पीरियड में फिर आगे का चैप्टर में समझाऊंगी। ओके।